In the name of Allah, the Merciful, the Beneficent. Assalamu alaikum, students. How are you, students? I hope you all will be fine. Okay, today we are going to start the next short story, The Fly, which is written by Catherine Mansfield. Firstly, I would like to give you a very brief introduction of the writer. Catherine Mansfield was born in 1888 and died in 1923. Her resting place was Avon and her pen name was Catherine Mansfield. So far as occupation is concerned, she was short story writer and poet. So far as language is concerned, her language was English New Zealand. Nationality was New Zealand British and alma mater Queen's College London. Her period was started from 1908 to 1923, and the literary movement to which she was associated was modernism. So it is very brief introduction of the writer. You also can add it while giving the answer of the questions which are related to this short story. Okay, this short story, The Fly, here some major characters. Like there are two major characters: Woodyfield, who is a sick man and who is passing a retired life, and the boss, who is the manager and the owner of that company where the Woodyfield was worked. And the other characters are hidden characters because they are not involved directly here, but they are mentioned, like the daughter, son, and the wife of Woodyfield and the son of the boss. They are mentioned in the story. Okay. Woodyfield visits his boss office as his wife and daughters allow him to go out only on Tuesday because of his illness. वुडीफील्ड अपने बॉस के ऑफिस में जाता है, ट्यूसडे को जाता है। ट्यूसडे को इसलिए जाता है कि उसकी वाइफ और बेटियों ने उसे अलाउ किया था कि वंस अ वीक ही वो अगर अपने फ्रेंड से मिलना चाहे या कहीं जाना चाहे तो जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो इसलिए वो ट्यूसडे को अपने फ्रेंड से, अपने बॉस से मिलने आता है। ऐसा क्यों था? बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, उसकी बीमारी की वजह से। द बॉस इज़ हैप्पी टू सी हिम, देन ही शोज़ हिम न्यू थिंग्स ऑफ द ऑफिस। बॉस उसको देख के, अपने पुराने फ्रेंड को, वर्कर को देख के बहुत खुश होता है और उसे नई चीज़ें जो कि ऐड हो चुकी थी ऑफिस में वो दिखाता है। एवरीथिंग वॉज चेंज एक्सेप्ट वन पिक्चर। हर चीज़ जो है वो बदल चुकी थी सिर्फ एक तस्वीर के अलावा। तस्वीर अब किसकी थी? अ यूनिफॉर्म्ड बॉय, हिज सन 6 years ago died in a war। ये एक यूनिफॉर्म्ड बॉय था जो कि उसका बेटा था, उसके बेटे की तस्वीर थी जो कि 6 साल पहले एक जंग में मर चुका था, उसकी डेथ हो गई थी। एक्चुअली देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू करेक्टर्स। वुडीफील्ड और उसके बॉस के दरमियान एक सिमिलैरिटी थी, वो ये थी, बोथ हैव लॉस्ट देयर सन्स ड्यूरिंग वॉर, कि दोनों के बेटे जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी वॉर में। तो ये दोनों में एक सिमिलैरिटी थी। Woodyfield says that he wants him to say something but he couldn't remember what he wanted to say। तो खैर वो बातचीत करते रहते हैं, तो वुडीफील्ड कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी थी लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या बात बतानी थी। They decided and started drinking and he remembered what he wanted to say। खैर वो डिसाइड करते हैं और ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं। इवन के ड्रिंकिंग जो थी वो मना की गई थी वुडीफील्ड को, क्योंकि बिकॉज ही वॉज सिक ना, बट खैर वो स्टार्ट कर देते हैं ड्रिंकिंग। तो ड्यूरिंग ड्रिंकिंग जो है वुडीफील्ड को याद आ जाता है और वो बताता है दैट रिसेंटली हिज डॉटर्स एंड वाइफ हैड बीन इन बेल्जियम। दे विजिटेड द ग्रेव ऑफ हिज सन एंड ऑल्सो विजिटेड ग्रेव साइट ऑफ हिज बॉस सन। तो वो बताता है कि मेरी बेटियां और बीवी जो है वो बेल्जियम में थी और वो उसके बेटे की भी कब्र पे जाती हैं, ग्रेव पे जाती हैं, और बॉस के बेटे की ग्रेव पे भी जाती हैं। Furthermore, he told that both graves were being looked after well। मज़ीद वो बताता है कि दोनों बेटों की जो ग्रेव्स हैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। नाउ व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द बॉस? अब बॉस जो है उसको अपने बेटे की याद आ जाती है एंड ही वाज इन अ नॉस्टैल्जिक कंडीशन। नॉस्टैल्जिक का मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है कि माजी में खो जाना।
तो अपने माजी के बारे में वो सोचने लग जाता है। अब यहाँ पे बॉस जो है उसकी सिचुएशन काफ़ी चेंज हो जाती है। ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड ही वॉज़ enjoying द टाइम with his friends and worker, but now he just wanted that Woody Field must go now. But now he wants to spend the time with himself. अब वो कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता था और वो चाहता था कि वुडी फील्ड जो है वो चला जाए। खैर उसका दोस्त कुछ देर और उसके पास रुकता है और फिर चला जाता है। Boss says to his watchman to leave him alone for half an hour and he slumps into the chair. अब बॉस जो है वो अपने वॉचमैन से कहता है कि मुझे आधे घंटे के लिए अकेला छोड़ देना, मतलब ये कि कोई आए ना और मुझसे बातचीत ना करे, मुझे तन्हा रहना है। और फिर वो चेयर पे गिरने वाले अंदाज में निढाल होके गिर जाता है। Now the situation was different. The boss was actually the name of the boss is not mentioned here, so we have to say it as like boss. Na? The boss was observing that the situation is different now. How the situation is different? Because when his son was died, and after that whenever he listened about his son, he started weeping. But now even he couldn't weep. तो अब ये सिचुएशन थी, 6 साल हो चुके हैं, तो अब जो है वो रो नहीं सका, उसको रोना नहीं आया। इससे पहले ये था कि जब कभी भी उसके बेटे का जिक्र होता था तो वो बहुत रोना स्टार्ट कर देता था। तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन जो हो रही है वो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स जो है उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, उनकी शिद्दत में कमी आ जाती है। हमारा कोई नुकसान हुआ है तो एट द वेरी मोमेंट हम बहुत परेशान होते हैं, हमें बहुत दुख होता है, हमारी जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। अब उस नुकसान को हुए 6 महीने गुजर गए तो फिर दुख तो होता है उस नुकसान का। डजंट मीन कि आपको दुख नहीं था या नहीं हुआ, बट ये है कि उसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी ना। इसी तरह कोई खुशी है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाती है। सो वी कैन से हियर लाइक टाइम इज़ द बेस्ट हीलर. Okay, Woody Field, here there is okay, Woody Field was brave. It is considered by the boss. अब यहाँ पे बॉस कंसिडर कर रहा है कि वुडी फील्ड जो है ना वो ज़्यादा ब्रेव है मुझसे, बिकॉज ही एक्सेप्टेड द डेथ ऑफ हिज सन, क्योंकि वो अपने बेटे की मौत को जो है कबूल कर लिया है उसने ना। एंड सडनली ही सा अ फ्लाई फॉलिंग इनटू इंक पॉट and he gets it out of pot with his pen nib and keeps it on blotting paper. तो अब जो है ना वो यही बातें अभी सोच रहा होता है अपने बेटे के बारे में, वुडी फील्ड के बारे में, क्या हुआ क्या नहीं। तो अचानक से उसकी नज़र एक मक्खी पे पड़ती है जो कि इंक पॉट में गिरी हुई होती है ना। सो वो मक्खी को जो है वो पेन की निब से निकालता है और उसको एक ब्लॉटिंग पेपर पे रख देता है ना। ब्लॉटिंग पेपर मीन्स कि ऐसा पेपर जो कि लिक्विड को ऑब्जर्व कर लेता हो, एब्जॉर्ब कर लेता हो ना, जज़ब कर लेता हो। फ्लाई ट्राइज टू क्लीन इंक फ्रॉम इट्स बॉडी, द बॉस अगेन थ्रोज अनदर ड्रॉप ऑफ इंक ओवर इट, अगेन ही डिड दिस ना। अब वो मक्खी जो है ना वो खुद से अपने बॉडी से इंक को उतारने की कोशिश करती है और जब वो ड्राई हो जाती है तो वो भी फ्लाई करने की कोशिश करती है। तो वो बॉस जो है वो अगेन उसके ऊपर जो है ना इंक का ड्रॉप फेंक देता है। वो फिर से स्ट्रगल करती है फ्लाई जो थी। उसके बाद जैसे ही वो ड्राई होकर उठने की कोशिश करती है कि वो फ्लाई कर जाए, उठ जाए, तो अगेन जो है वो बॉस जो था अगेन उस पर इंक गिरा देता। तो इस तरह अगेन एंड अगेन वो करता रहा यहाँ तक कि जो फ्लाई थी फाइनली द फ्लाई बिकम्स मोशनलेस एंड डाइड, कि वो एकदम से बेहरकत होती है और मर जाती है। तो यहाँ पे ये जो सारी सिचुएशन होती है फ्लाई के साथ, तो इसको जो है ना एज अ, इसका जो टाइटल है द फ्लाई, इसको एज अ सिंबल के तौर पे भी यूज़ किया गया है। तो अब बॉस क्या करता है, वो इस फ्लाई की सिचुएशन को इंसानों के साथ सिंबलाइज करना शुरू कर देता है। He throws blotting paper into dustbin and he wants to remember something but couldn't and symbolize fly's situation with human beings. वो ब्लॉटिंग पेपर को डस्टबिन में फेंक देता है और अपने से वॉचमैन से कहता है कि मुझे एक और जो है ब्लॉटिंग पेपर ला दो। अब उसके बाद वो कुछ सोचना चाह रहे हैं, कुछ याद करना चाह रहा है, लेकिन उसे याद नहीं आता। खैर वो फ्लाई की सिचुएशन को ह्यूमन बींग्स के साथ ऐसे सिंबलाइज करता है कि जैसे फ्लाई जो है उस पर इंक का गिरना, फ्लाई
कैन बी सिम्बलाइज एज ह्यूमन बींग्स, और उस पर इंक का गिरना जो है ना उसको डिफ़िकल्टीज़ के साथ सिम्बलाइज़ किया गया है कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो उसकी सिचुएशन ये होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करता है, मुश्किल हालात से ख़ुद को निकालता है, उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद फिर जो है वो हालात ख़राब हो जाते हैं, डिफ़िकल्टीज़ जो है उसकी लाइफ में आ जाती है, मुश्किलात आ जाती हैं, तो वो यहाँ पे कंसीडर कर रहा होता है कि इस तरह इंसान के ऊपर मुश्किलात आती रहती हैं, वो जो है ख़ुद को नॉर्मल करता है, स्ट्रगल करता है, उस सिचुएशन से निकालता है, फिर मुश्किलात आ जाती है, इसी तरह फिर एक दिन जो है उसकी डेथ हो जाती है। और फिर उसको फिर जब वो देखता है ना कि फ्लाई जो है वो मर गई है, तो उसके दिल में एक शिद्दत से एहसास होता है और उसे ऐसे लगता है कि अच्छा मेरे बेटे की जान भी तो ऐसे ही गई होगी ना, और वो इस बात को सोच के बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ना, इसका मेन थीम जो है वो ये है कि इंसान जो है वो कुदरत के सामने बेबस है, और यहाँ पे सिम्बलाइज़ कर दिया कि इंसान भी इतना ही गैर रहम और इतना ही बेबस है कुदरत के सामने, जैसे कि ये जो मक्खी थी, ये मक्खी इस बॉस के हाथों में एक कठपुतली की तरह थी ना, कि वो गैर रहम थी इसके सामने और बेबस थी, कुछ कर नहीं सकती थी। तो इसी तरह इंसान जो है वो भी कुदरत के फ़ैसलों के सामने बेबस हो जाता है। तो यहाँ पे हम जैसे ये जो बॉस है, इसके बेटे की डेथ हुई, तो इवन कि इसको बहुत बच्चों से बहुत प्यार होता है पेरेंट्स को, तो लेकिन ये है कि वो बेबस था, वो कुछ कर नहीं सकता था, वो अपने बेटे को ज़िंदा नहीं कर सकता था, वो अपने बेटे की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं कर सकता था, तो बेबस था ना। तो यहाँ पे वो इस तरीके से जो है वो मक्खी की सिचुएशन को इंसानी ज़िंदगी के साथ सिम्बलाइज़ कर रहा है। ओके, सो फar as the important questions are concerned, the first question, it can be, time is the best healer, discussed in reference to the story of the fly. ओके, टाइम जो है, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, ये कैसे, मतलब ये कि ये बात इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं स्टोरी पे। तो इसके आंसर में यही जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, इन्हीं को आपने डिस्क्राइब करते हुए ये प्रूव करना है कि हाउ द टाइम इज़ द बेस्ट हीलर ना। तो कैसे इसमें यू हैव टू राइट द होल स्टोरी एज के, जैसे उसका बॉस जो है उसके बेटे की डेथ हो जाना, और अब जो है उसको बेटे की याद किसने दिलाई ना, उसके दोस्त ने जिक्र किया उसके सामने। तो अब जो उसकी सिचुएशन हुई कि बहुत पहले तो ये था कि जब उसके बेटे का जिक्र होता था उसकी डेथ के बाद, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता था, ही couldn't control his feelings and emotions, even he couldn't stop his tears, तो वो खुद को रोने से नहीं रोक पाता था। लेकिन अब टाइम जो 6 साल गुजर चुके हैं, तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई है। तो टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, कि वक्त के साथ साथ हमारी इमोशंस, फीलिंग्स, हर चीज़, वो दुख हो या सुख हो, उसमें कमी आ जाती है। फ्लाई एज अ सिंबल, टाइटल जो है इस स्टोरी का नेम जो है द फ्लाई एज अ सिंबल जो है वो कैसे है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको सिंबलाइज किससे किया गया है, इंसानों की ज़िंदगी के साथ। और यहाँ पे वही एग्जांपल आ गई कि उसका जो उसके ऊपर इंक गिराना, और इंक को जो है वो सिंबलाइज किया गया डिफ़िकल्टीज़ के साथ, और फ्लाई को ह्यूमन बींग्स के साथ, और फिर उसका इंसान की स्ट्रगल करना, कोशिश करना और मुश्किलात से निकल आना, एट द एंड जो है उसकी हेल्पलेसनेस को बताया गया इन फ्रंट ऑफ द डिसीजंस ऑफ नेचर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी लाइक, व्हाट इंस्पिरेशन द बॉस गेट्स फ्रॉम फ्लाई सिचुएशन। अब वो फ्लाई की जो सिचुएशन थी, मक्खी की जो हालत थी, उससे क्या इंस्पिरेशन, उससे यही इंस्पिरेशन मिलती है ना बॉस को कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, बट वी हैव टू मूव अहेड, कि हमें उनसे ख़ुद को निकालना भी है और आगे जो है मूव भी करना है। लाइक जब उसने कहा ना कि अपने वॉचमैन से मुझे एक और ब्लॉटिंग पेपर ला दो, तो यहाँ पे हम इसको भी इससे रिलेट कर सकते हैं, न्यू ब्लॉटिंग पेपर का लेके आना, मतलब ये कि ज़िंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट करना। सो दैट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, दैट हाउ ह्यूमन बींग्स आर हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ द पावर ऑफ नेचर, एंड the fly situation symbolizes with human beings. Okay girls, now the story is ended here, and if you couldn't get any point, and if you have any question regarding this story, then you can ask for me, I'll explain it. And you have to add the quotations, at least 3 quotations and 2 critical remarks which are related to this story. तो quotations आपने textual lines जो हैं इसकी text में से
कोई भी जो आपको ईज़िली लर्न भी हो जाए, आपको अच्छी भी लगे, वो चूज़ कर लेनी है। ओके गर्ल्स, थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।